फ्रांस के एक बहुत बड़े होटल में रिसेप्शनिस्ट लुइस को आते हुए देखकर डर जाती है। लुइस कंपनी के अध्यक्ष का बेटा है, इसीलिए वह सोचता है कि वह जो चाहे कर सकता है। वह बहुत बिगड़ा हुआ, बदतमीज और स्वार्थी है और अपने पिता के पैसे को बेकार खर्च करता है। लुइस अपने बहुत सारे दोस्तों और एक पैंथर को भी होटल के कमरे में लाता है। वे पूरी रात पार्टी करते हैं, बहुत शोर मचाते हैं और कमरे की चीजें तोड़ देते हैं, जिससे बाकी लोग परेशान हो जाते हैं। कोई पैंथर को खिलाने के लिए एक कंगारू लाता है और बेचारा कंगारू पूल में कूदकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन पैंथर उसे पकड़कर सबके सामने खा जाता है। अगले दिन लोग होटल के खिलाफ इकट्ठा होते हैं और जानवरों के साथ बुराई का आरोप लगाते हैं। वे कंपनी के अध्यक्ष की कार पर टमाटर फेंकते हैं। जब जॉन फ्रांसुआ निवेशकों के साथ मीटिंग में होता है, उसे बताया जाता है कि उसे अपने बेटे लुई के बारे में कुछ करना होगा, क्योंकि होटल की प्रतिष्ठा गिर रही है और यहाँ तक कि सेलिब्रिटी भी उन्हें कैंगरू इंसिडेंट के लिए कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं। गुस्से में जॉन फ्रांसुआ होटल पहुँचता है और देखता है कि लुई अभी भी दोपहर में सो रहा है। जॉन फ्रांसुआ अपने बेटे को उसकी हरकतों के लिए डांटता है और कहता है कि अगर यह सब जारी रहा तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, लेकिन लुई परवाह नहीं करता और कहता है कि वह तब तक पैसे का मजा लेगा जब तक ये है। जब जॉन फ्रांसुआ होटल से बाहर जाता है, वह अपने बेटे के कपड़े कूड़ेदान में फेंक देता है। शाम को जॉन फ्रांसुआ की गर्लफ्रेंड हेलीन घर आती है और गुस्से में होती है क्योंकि जॉन फ्रांसुआ उसके फोटोग्राफी इवेंट में नहीं गया था। जॉन फ्रांसुआ माफी मांगता है और बताता है कि क्या हो रहा है, जिससे पता चलता है कि वह पूरे दिन निराशा में था। चूंकि वह विधुर है, उसे लुई को अकेले ही बड़ा करना पड़ा, लेकिन उसने कभी उसके साथ ज्यादा समय नहीं बिताया, इसलिए हेलीन उसे कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अगले दिन जॉन फ्रांसुआ कंट्री साइड में एक किले में जाता है, जहां निर्देशक क्रिश्चियन होटल के लिए एक और विज्ञापन रिकॉर्ड कर रहा है। क्रिश्चियन मॉडल के बारे में शिकायत करता है और सोचता है कि वह कुब्रिक जैसे प्रसिद्ध निर्देशकों के समान मांग कर सकता है। अब तक के विज्ञापन में एक सुंदर महिला को दिखाया गया है जो महल के विभिन्न कमरों में घूमती है और खुद को एक राजकुमारी की तरह महसूस करती है, जब तक कि वह एक स्टाफ सदस्य को अंडरवियर पहने हुए नहीं देखती। क्रिश्चियन ने यह जानबूझकर किया ताकि कैमरे पर असली शौक कैद हो सके, लेकिन जॉन फ्रांसुआ को चिंता है कि मॉडल नॉटी कंटेंट के लिए उन पर मुकदमा कर सकती है जो उसके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था। क्रिश्चियन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कहता है कि किसी से सबसे अच्छा काम करवाने के लिए उनकी राय नहीं पूछनी चाहिए। जॉन फ्रांसुआ के दिमाग में ये शब्द अटक जाते हैं और जब वह महल छोड़ने वाला होता है तो वह क्षेत्र को देखता है और उसे एक आइडिया आता है। वह वापस क्रिश्चियन के पास दौड़ता है और उसे एक मूवी डील की पेशकश करता है। कुछ समय बाद लुई दो महिलाओं के साथ एक बार से बाहर आता है। जब वह देखता है कि उसकी कार टो की जा रही है, वह उसके पीछे दौड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक कोई उसे सेडेटिव से शूट करता है और वह बेहोश हो जाता है। अगले दिन सुबह लुई को एक घंटी से जगाया जाता है। वह खुद को एक अजीब कमरे में अजीब कपड़े पहने हुए पाता है, इससे पहले कि सिल्वेन उसे बिस्तर से उठाने आता है और उसे देर न करने की याद दिलाता है। उसी समय फोरमैन बोविलैन आता है और लुई पर चिल्लाता है क्योंकि वह अभी भी बिस्तर में है। जब सिल्वेन उसे बचाने की कोशिश करता है, बोविलैन उसे कमरे में इधर उधर फेंकता है और अपने बॉस से बात करने के लिए मारता है। सिल्वेन को खिड़की से बाहर फेंकने के बाद बोविलैन लुई को नौकर कहता है और उसे काम पर भेजता है। लुई इमारत से बाहर निकलता है और जम जाता है जब उसे पता चलता है कि वह 18वीं सदी में पहुंच गया है। बोविलैन को उसे काम पर भेजने के लिए उसके पीछे दौड़ना पड़ता है। वे वाइस काउंट को चलते हुए पाते हैं और बोविलैन लुई को दिखाता है कि वाइस काउंट के लिए बाल्टी और स्क्रीन कैसे सेट करें ताकि वह शौच कर सके। जब वह काम पूरा कर लेता है तो प्लेग डॉक्टर शौच की बारीकी से जांच करता है और उसकी पूरी रिपोर्ट देता है। आकार और गंध की तारीफ करता है। माना जाता है कि इससे साबित होता है कि वाइस काउंट स्वस्थ है। लुई सोचता है कि वह अजीब लोगों से घिरा हुआ है और भागने की कोशिश करता है। वह खेत पार करता है और जंगल में पहुंचता है, जहां उसे भेड़ियों का झुंड रास्ता रोकते हुए मिलता है। फिर वह सड़क लेने की कोशिश करता है, लेकिन एटीएन शिकार के कुत्तों के साथ आ जाता है और वे लुइस का पीछा करने लगते हैं। वह पुल पार करता है और दलदल में गिर जाता है, जहां कुत्ते उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। लुइस माफी मांगता है, लेकिन एटीएन उसे जमीन पर फेंकता है और उस पर भाला तान देता है। एटीएन सोचता है कि लुइस को उसके पिता वाइसकाउंट के लिए काम करने से भागने की कोशिश करने के लिए मार देना चाहिए, लेकिन इस पल को एटीएन की बहन इसाबो रोक देती है। वह सोचती है कि नौकरों के साथ गरिमा से पेश आना चाहिए, जिससे भाई बहन के बीच बहस हो जाती है। वाइसकाउंट सारे शोर से नाराज हो जाता है और एटीएन को लुइस को छोड़ने के लिए कहता है। जब सिल्वैन लुइस को उठाता है तो वह चिड़िया जो यह सब देख रही थी जंगल में लौट जाती है और पता चलता है कि यह एक ड्रोन है। दरअसल यह अतीत नहीं है, बल्कि एक फिल्म का सेट है जिसे क्रिश्चियन और जीन फ्रांसुआ ने लुइस को विनम्रता सिखाने के लिए बनाया। स्टाफ ने जंगल के पास एक बेस स्थापित किया है, जहां जॉन फ्रांसुआ को भेड़ियों और कुत्तों के बारे में चिंता होती है। क्रिश्चियन बताता है कि लुई को यह सब असली लगने देना जरूरी था। विशेष प्रभाव वाला व्यक्ति नकली पूप से भरी एक टेबल तैयार करता है, जबकि एटीएन अपनी गर्लफ्रेंड लिसॉन, जो कि घोड़ों की ट्रेनर है, से मिलने जाता है। फर्जी गांव में लुई सिल्वेन और अन्य नौकरों को
आलू छीलते हुए देखता है और सवाल पूछता है। उसे पता चलता है कि वह 1602 में है और फ्रांस में अभी भी लोकतंत्र के बजाय राजा है। जब लुई हिटलर के बारे में बातें करने लगता है तो क्रिश्चियन बोविलोन को उसे काम पर लगाने के लिए भेजता है। हालांकि आलू छीलते हुए भी लुई भविष्य से आने की बातें करता रहता है। पहले तो सिल्वेन नहीं जानता कि क्या करे, लेकिन जल्द ही वह अपने किरदार में आ जाता है और लुई द्वारा इस्तेमाल किए गए हर आधुनिक शब्द पर भ्रमित प्रतिक्रिया करता है। अपनी कार के रात को ले जाने के बारे में सोचकर लुई मान लेता है कि उसे किसी अन्य वाहन ने टक्कर मारी थी और निष्कर्ष निकालता है कि उसे भविष्य में वापस जाने के लिए यह फिर से करना चाहिए। वह बाहर भागता है और खुद को एक सब्जी की गाड़ी के सामने फेंकता है जो बहुत छोटी होती है और केवल उसकी टांग से टकराती है। फिर लुई एक असली गाड़ी की ओर दौड़ता है और अपने सिर पर चोट करता है जिससे वह तुरंत बेहोश हो जाता है। सिल्वेन उसे चेक करने के लिए दौड़ता है लेकिन लुई कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। जॉन फ्रांकुआ सोचता है कि उसका बेटा मर गया है और क्रिश्चियन माफी मांगता है कि उसने बहुत ज्यादा कर दिया, लेकिन फिर लुई जाग जाता है और क्रिश्चियन खुश होकर कहता है कि शो जारी रहना चाहिए। दिन बीतते हैं और लुई को अपनी नई दिनचर्या की आदत डालनी पड़ती है। वह हर सुबह सूर्योदय पर उठता है और दिन भर वाइस्काउंट के पीछे दौड़ता है ताकि उसकी बाल्टी सेट कर सके। उसके कामों में रसोई में मदद करना भी शामिल है। असली स्नान के बजाय उसे बाल्टी में खुद को धोना पड़ता है। एक दोपहर जॉन फ्रांसुआ हेलेन को योजना देखने के लिए आमंत्रित करता है। अस्तबल में लुई इजाबो को पाता है जो रो रही है क्योंकि उसके पिता चाहते हैं कि वह एक बूढ़े अमीर आदमी से शादी करे जिसे वह पसंद नहीं करती। वह कहती है कि वह एक युवा आदमी के साथ प्यार का अनुभव करना चाहती है, भले ही वह नौकर हो, और वह स्पष्ट रूप से लुइस के साथ फ्लर्ट कर रही है। लेकिन लुइस सोचता है कि वह भाग्यशाली है क्योंकि वह बूढ़े अमीर आदमी से शादी कर सकती है और उसके मरने का इंतजार कर सकती है। फिर उसे सारा पैसा मिल जाएगा और वह जो चाहे कर सकती है। फिर वह बस चला जाता है। यह देखकर क्रिश्चियन निराश हो जाता है क्योंकि उसकी पूरी तरह से लिखी गई प्रेम कहानी विफल हो रही है। दूसरी ओर हेलीन इस योजना से घृणा करती है और इसे एक इंसान पर प्रयोग करना कहती है। इजाबो की ओर वापस वह अपने घोड़े पर चढ़ने की कोशिश करती है लेकिन जानवर डरने लगता है। लुइस ये देखता है लेकिन मदद के लिए कुछ नहीं करता। कहता है कि उसे घोड़ों के बारे में कुछ नहीं पता। लिसॉन मदद के लिए आती है और उसकी स्कर्ट गलती से ऊपर हो जाती है जिससे पता चलता है कि उसने थोंग पहना हुआ है। जब लुइस ने देखा तो वह तुरंत लिसोन की ओर दौड़ता है और उसे जमीन पर गिरा देता है, यह देखने के लिए कि क्या उसने असली में थोंग पहना है। लेकिन वह चौंक जाता है क्योंकि उसने कुछ नहीं पहना है। लिसोन उसे लात मारकर दूर कर देती है और थोंग को छिपा लेती है। क्रिश्चियन गुस्से में स्टाफ पर चिल्लाता है। हेलन जीन फ्रांसवा को डांटती है और कहती है कि वह जा रही है, लेकिन जीन फ्रांसवा उसे रोक लेता है जब उसे पता चलता है कि लुइस लिसोन से माफी मांगने के लिए उसे ढूंढ रहा है। स्टाफ लिसोन को तैयार करता है जबकि लुइस उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। जैसे ही वह बाहर आती है लुइस माफी मांगता है और लिसोन मजाक करती है कि अब उन्हें शादी करनी चाहिए। लुइस घबरा जाता है लेकिन लिसोन हंसकर चली जाती है। स्क्रीन पर लुइस को देख क्रिश्चियन कहता है कि प्रयोग सफल रहा और हेलन भी थोड़ी प्रभावित होती है। क्रिश्चियन और जीन फ्रांसवा हेलन को अपनी योजना समझाते हैं कि लुइस को इसाबो से प्यार कैसे कराएंगे। हेलन कहती है कि लुइस को लिसोन पसंद है लेकिन उसकी बात अनसुनी कर दी जाती है। कुछ समय बाद सिल्वेन लुई को जंगल में एक पारंपरिक मेले में ले जाता है। लुई को पुराना संगीत पसंद नहीं आता, इसलिए वह बैंड को नया गाना सिखाता है। फिर वह सभी को एक कॉन्गा लाइन में नाचने के लिए कहता है। जॉन फ्रांसुआ भावुक हो जाता है क्योंकि यह लुई के बचपन की पार्टी की याद दिलाता है। इजाबो भी मेले में आती है और लुई से कहती है कि उसे मजा करना सिखाए, लेकिन लुई उसे छोड़कर लिसोन को ढूंढने चला जाता है। हेलीन कहती है कि लुई के दिल में क्या है उसे पता था, लेकिन क्रिश्चियन हार मानने को तैयार नहीं होता। सिल्वेन लुई को बताने जाता है कि लिसोन नदी के पास है, लेकिन वह पाता है कि इजाबो डूबने का नाटक कर रही है। वह तुरंत उसे बचाने के लिए पानी में कूदता है और उसे उठाता है। इजाबो फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन लुई उसे उसकी गाड़ी में छोड़ देता है और चला जाता है। क्रिश्चियन परेशान हो जाता है, इसलिए हेलीन निर्देशन अपने हाथ में ले लेती है। रात होने तक लुई आखिरकार लिसोन को ढूंढ लेता है जो मेले में नहीं आई थी। हेलीन के निर्देशों पर लिसोन लुई को बताती है कि वह उसके भविष्य की कहानी पर विश्वास करती है। लुई खुश हो जाता है और लिसोन को टहलने के लिए ले जाता है और उसे फोन और प्लेन जैसी चीजें समझाता है। वह एक सेब से बाइक लेता है और उसे फोन का लोगो दिखाता है। लिसोन खुश होती है, लेकिन लुइस नौकरों और काम के बारे में बुरी बातें कहने लगता है। वह लुई के रवैये पर उसे डांटती है और याद दिलाती है कि वह दिन भर वाइस्काउंट की गंदगी उठाता है। यह देखकर क्रिश्चियन हेलीन का मजाक उड़ाता है कि उसकी योजना बेहतर होगी। अगले दिन लिसोन हेलीन से माफी मांगती है और बताती है कि उसे हर दिन बिगड़े हुए अमीर बच्चों से निपटना पड़ता है। हेलीन समझती है और कहती है कि उसे लुई के साथ रोमांस करने की जरूरत नहीं है, बस उसकी मदद करनी है। क्रिश्चियन अभी भी नाराज है, इसीलिए जॉन फ्रांसुआ उसे आश्वस्त करता है कि वह अभी भी नियंत्रण में है और हेलीन सिर्फ सलाहकार है। जब लिसोने एटियन को बताती है कि वह लुइस की दोस्त
दोस्त बनी रहेगी तो एटियन घबरा जाता है और सोचता है कि उसे लुईस को चूमना पड़ेगा या इससे भी बुरा। लेकिन लिसॉन सोचती है कि उसकी जलन झूठ है और एटियन वास्तव में नाराज है कि उसे उससे बड़ा रोल मिल गया है। उस रात लुईस सिल्वेन से पूछता है कि पुराने जमाने के तरीके से महिला को कैसे प्रभावित करे। सिल्वेन उसे बताता है कि उसे भालू की तरह होना चाहिए और अपनी मर्दानगी दिखानी चाहिए। फिर वह उसे भालू नृत्य सिखाता है। यह बहुत शरारती लेकिन हास्यास्पद है। अगले दिन लुई लिसॉन के लिए एक गाना गाता है, उसका नाम लेकर और उसकी तारीफ करते हुए और अपने रवैये के लिए माफी मांगता है। वह गाते हुए नृत्य करता है जिससे लिसोने हंसती है और उसकी ईमानदारी से प्रभावित होती है। इसके बाद लुई सिल्वेन को सच्चा दोस्त होने के लिए धन्यवाद देता है और उसे भाई कहता है। आधी रात को जॉन फ्रांसुआ विस्काउंट की तरह कपड़े पहनकर लुई के कमरे में चुपके से जाता है ताकि उसे सोते हुए देख सके। सिल्वेन उसे देखता है और कहता है कि इससे योजना खराब हो सकती है, जिससे बहस शुरू हो जाती है। लुई की बड़बड़ाहट से उसकी नींद खुल जाती है और जॉन फ्रांसुआ को अपना चेहरा छिपाना पड़ता है। लुई सोचता है कि वह अपने पिता को देख रहा है, इसीलिए सिल्वेन उसे बेहोश कर देता है। क्रिश्चियन को जॉन फ्रांसुआ को सेट से हटाना पड़ता है। अगले दिन लुई बताता है कि उसने सपना देखा था। वो विलेन विस्काउंट को बताता है कि राजा चाहता है कि एटियन को सजा मिले। विस्काउंट लुई से कहता है कि वह एटियन की जगह सजा झेले और बदले में उसे जमीन और शादी की अनुमति देगा। लुई अंत में मान जाता है। लुई को एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और लोग उस पर कचरा फेंकते हैं। उसे बार बार मारा जाता है। क्रिश्चियन को यह अच्छा सिनेमा लगता है, लेकिन हेलेन डर जाती है। लुई विस्काउंट से मिलने जाता है, लेकिन एटियन उसे अपमानित करता है। हेलेन फिर से डर जाती है, लेकिन क्रिश्चियन इसे अच्छे ट्विस्ट के रूप में देखता है। लुई कमरे से बाहर चला जाता है और हेलेन सोचती है कि लुई अपने निर्णयों के परिणामों को स्वीकार कर रहा है। बाद में लुई लिसॉन से मिलने जाता है और पूछता है कि क्या उसे दोस्ती करने में कोई आपत्ति नहीं। वह उसे आश्वस्त करती है कि सब ठीक है। रात में लुई लिसॉन के लिए अपने कमरे में खुद का बनाया साधारण भोजन तैयार करता है। हेलेन को गर्व होता है, लेकिन क्रिश्चियन को यह बोरिंग लगता है। अगले दिन लुई और लिसॉन टहलने जाते हैं और एक अजीब व्यवहार करते हुए पक्षी को देखते हैं। यह ड्रोन का गड़बड़ होना है, इसीलिए क्रिश्चियन ध्यान भटकाने के लिए कहता है। लिसॉन लुई को घास पर धक्का देती है और उसे तब तक चूमती है जब तक ड्रोन हटा नहीं लिया जाता। फिर वह बिना कुछ कहे चली जाती है। क्रिश्चियन और जॉन फ्रांसुआ खुश होते हैं, लेकिन हेलेन सोचती है कि इसे रोक देना चाहिए क्योंकि झूठ पर आधारित रिश्ते शुरू नहीं होने चाहिए। हेलेन और क्रिश्चियन इस पर बहस करते हैं और जॉन फ्रांसुआ कोई पक्ष नहीं लेता। इसीलिए हेलेन कहती है कि यह बहुत दूर चला गया है और चली जाती है। इससे जॉन फ्रांसुआ क्रिश्चियन को शो खत्म करने का आदेश देता है। अंतिम दृश्य में क्रिश्चियन गांव में वाइकिंग्स लाता है। लुई भागने की सोचता है, लेकिन सिल्वेन कहता है कि लिसॉन को उसकी जरूरत हो सकती है। वह गांव वापस जाता है और देखता है कि वाइकिंग नेता ने लिसॉन को अपनी पत्नी चुना है। लिसॉन मदद के लिए रोने लगती है, लेकिन लुई डर जाता है और चला जाता है। वह घोड़े पर चढ़ने वाला होता है, तभी वह ड्रोन को देखता है। इसे संकेत मानकर लुई एक मोटी छड़ी उठाता है और वाइकिंग कैंप में जाता है, जहां वह सभी एक्टर्स को गिरा देता है। वह खुद पर इतना गर्व करता है कि वह बोविलन पर भी हमला करने वाला होता है, लेकिन लिसॉन उसे रोक देती है। वह घोड़े पर चढ़ती है और दोनों सूरज डूबते हुए सवारी करते हैं। जल्द ही वे सड़क पर पहुंचते हैं और लुई देखता है कि जॉन फ्रांसुआ एलेन से जाने की गुहार लगा रहा है और उनके चारों ओर कारें और गार्ड्स हैं। लुईस को दवा से बेहोश कर दिया जाता है। वह अस्पताल में जागता है और सोचता है कि सब सपना था। अब वह उदास है और पार्टी नहीं करता। एक रात वह अपने पिता से मिलता है और अपने सपने के बारे में बताता है। जॉन फ्रांसुआ उसे सच्चाई बताने का फैसला करता है और लुई को लिसॉन से मिलवाने खेत पर ले जाता है। दोनों फिर से मिलते हैं और एक चुंबन साझा करते हैं। जॉन फ्रांसुआ एलेन से मिलने जाता है और उनके रिश्ते को सुधारने की कोशिश करता है। क्रिश्चियन अमीर बच्चों को इतिहास सिखाने के लिए नया व्यवसाय शुरू करता है।